हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जो हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। क्लास 12th का, या फिर हम कह सकते हैं कि बायो का सबसे मुश्किल या फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है नीट के पर्सपेक्टिव से या फिर बोर्ड के हिसाब से भी अगर देखा जाए, तो चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर की आज हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। क्लास 12th और नीट के बच्चों को भी काफ़ी हेल्प इससे होने वाली है, ठीक। तो सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो को लाइक करो, उस पर कमेंट करो, शेयर करो, इससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी। क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम निकाल कर बनाता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों की हेल्प हो पाए और आगे भी फ्यूचर में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी हेल्प हो पाए, ठीक है। थोड़ा सा काम, छोटा सा काम है, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ कि वीडियो पर कमेंट वगैरह भी नहीं आते हैं तो थोड़ा दुख तो होता ही है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा वो भी। टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनहेरिटेंस वर्ड की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो हमें इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यहाँ पर अनदर जनरेशन का मतलब है ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। भाई हमने देखा है कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनके करेक्टर्स कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मिलते हैं, ठीक है। तो इन करेक्टर्स की जो सिमिलैरिटीज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं भाई? इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या समझ में आ गई चीज? ठीक है। तो करेक्टर्स, इनहेरिटेंस का बेसिस क्या होता है, आधार क्या होता है, किस कारण की वजह से हमारे पास इनहेरिटेंस होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, अगर आपने इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा हो तो वहां पर थोड़ी बहुत चीजें हमने जानी थी कि भाई क्रोमोजोम होता है ना, क्रोमोजोम जिसको डीएनए भी बोल सकते हैं, क्रोमोजोम जिसके ऊपर जीन्स होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं? यही होते हैं बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स ही क्या होते हैं? बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब हमें इस चैप्टर में डीएनए के बारे में ही जानना है। किसके बारे में जानना है? डीएनए के बारे में जानना है कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से डीएनए का फंक्शन होता है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में जाननी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की। किसकी? न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है भाई? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। समझ में आया? अब ये नाम कैसे डिराइव हुआ, इसको एसिड क्यों बोलते हैं, इसको डीऑक्सी राइबोज ही क्यों बोलते हैं, यही तो हमें जानना है, ठीक है। यही तो हमें जानना है। अगर हम बात करें आरएनए की तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रिमिटिव सेल्स में प्रेजेंट होता है। किसमें? प्रिमिटिव सेल्स में पाया जाता है, पुराने सेल में, है ना। और ये जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरस में, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। भाई ऐसा मटेरियल जो जीन्स को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाता है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें बात करें अगर हम, तो ये प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है भाई? आर.एच. व्हिटेकर में 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को। बताओ कौन कौन से होते हैं? मोनरा,
प्रोटिस्टा, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट भाई ये तो तुम्हें रटा होना चाहिए बिल्कुल, मोनरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंगस या फंगाई, प्लांटी, एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। इन पांचों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कौन होता है, डीएनए होता है। इतनी बात समझ में आई। फिर हम बात करेंगे इट इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, इट इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ये माना जाता है या फिर ये प्रूवन भी है कि भाई जो डीएनए है वो किसके बाद में बना, किससे इवॉल्व हुआ, आरएनए से इवॉल्व हुआ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में जानेंगे तो ये वाली बात भी हमारे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये बात हमारे समझ में आने लगेगी और इसको हम प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है। जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो वो डीएनए हो सकता है या तो वो आरएनए हो सकता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड किस में होता है, प्रिमिटिव टाइप के सेल में होता है। जो पुराने सेल्स होते थे, जो शुरुआत में इवोल्यूशन में पहले आते थे सेल्स, उनमें आरएनए प्रेजेंट होता था। अब डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल मोस्टली सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमल, उन सब में कौन होता है, डीएनए होता है। ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो जीन्स को कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल जो करेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेकर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, डीएनए इवॉल्व हुआ किससे, आरएनए से। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर आ गई हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है। ठीक है, इनकी लोकेशन की बात करते हैं हम। लोकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इन पांचों में से प्रोकैरियोट कौन से हैं बताओ। मोनरा क्या है यहाँ पर, प्रोकैरियोट है, और बाकी के चारों यूकैरियोट है। तो हम पहले लोकेशन देखेंगे प्रोकैरियोट में, फिर देखेंगे यूकैरियोट में। पहले किस में देख लें भाई, प्रोकैरियोट में देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे यूकैरियोट्स में। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये चीज हमें पता है। ये क्या है, हम इसको मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है। इसमें प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, अब डीएनए और आरएनए दोनों होना चाहिए इसमें, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये इसका डीएनए है, ये डीएनए है, और इस तरीके से ये मान लिया मैंने क्या है, ये आरएनए है। तो डीएनए और आरएनए कहाँ प्रेजेंट है भाई, डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। फिर हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटी, एनिमलिया, इनका जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और आरएनए भी कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर बनता है आरएनए, बट अपने फंक्शन के लिए वो बाहर आता है बाद में। देखेंगे कब आता है, कैसे आता है। ठीक है, क्या इतनी चीज समझ में आ गई, बोलेंगे हाँ कि ना। हाँ आई गई होगी जब हम पढ़ा रहे हैं तो। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। कहाँ पर फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं। बट आरएनए मूव आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड कहाँ पर, आउटसाइड कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। बट आरएनए कहाँ मूव कर जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। भाई राइटिंग मेरी हो सकता है थोड़ी सी खराब हो, अगर मैं थोड़ा धीरे लिखूंगा तो जितना कंटेंट में देना चाह रहा हूँ उतना नहीं हो पाएगा। राइटिंग में बहुत अच्छी लिख दूंगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट थोड़ा सा मैनेज करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको कॉपी कर लेंगे, फिर हम सेकंड पेज पर चल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पेज जो था वो खत्म हो चुका है। क्या बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई, बताओ जल्दी बताओ।
देखो होता क्या है ना यार, मैं थोड़ा बातचीत भी कम करता हूँ इसलिए, क्योंकि अगर मैं 1 घंटे की वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ तो मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ऑनलाइन वीडियोस का नुकसान ये होता है कि आपको बैठे रहते हैं, ठीक है, बोरियत सी होने लगती है और बहुत 10-5 मिनट देखने के बाद बच्चे वीडियो को बंद करके भाग जाते हैं, है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आपके साथ, आप वीडियो को देख रहे होगे अब भी खाली ऐसे ही देख के, ना नोट्स कर रहे होगे, ना नोट कर रहे होगे उसके, ना कुछ कर रहे होगे, बस लेटा, कुछ बच्चे तो लेटे होंगे, लेट कर देख रहे होंगे इसको। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई। एक टेबल चेयर पर अच्छे से आराम से बैठो, कॉपी पेन निकालो, है ना। जब तक कॉपी पेन पे नोट नहीं करोगे तो आपको ये बिल्कुल पिक्चर के जैसा लगेगा। समझ में आ रही है बात। कुछ बच्चे तो टू की स्पीड पर देख रहे होंगे, बोले खत्म करते हैं इसको, याद कैसे होगा भाई साहब फिर। इंटू 2 की स्पीड पर देखोगे तो इंटू 2 की स्पीड पर रिवीजन किया जाता है, पहली बार में अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इंटू 2 की स्पीड पर नहीं पढ़ सकते। तो कॉपी और पेन निकाल कर बैठेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है, या फिर ध्यान से देखोगे टेबल पर बैठकर और इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, बाद में नोट कर लोगे। 2 चीज़ें होती हैं, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, चलिए आगे आए। चलो अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, या फिर न्यूक्लिक एसिड किसने नाम दिया था। टर्म न्यूक्लिक एसिड was given by फ्रेडरिक मिक्सचर। एक मिनट, न्यूक्लिक एसिड नहीं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, सॉरी। टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय ऑल्टमैन। किसने कहा था इसको न्यूक्लिक एसिड? ऑल्टमैन ने कहा था, ठीक है, समझ में आया। फिर हमने देखा कि भाई हम बचपन से इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहे हैं डीएनए का, है ना। कई बार तुमने किताबों के ऊपर भी देखा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं कि ये एक स्ट्रैंड है। क्या है? एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो इस डीएनए को मैं बोलूंगा डबल स्ट्रैंडेड। क्या बोलूंगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। जितना सिंपल ये दिखाई देता है कॉपी किताब में बना हुआ, उतना सिंपल इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं होता है, हरगिज नहीं होता है ना। अब देखते हैं इसके परखच्चे उड़ा देंगे बिल्कुल, ठीक है, कैसे कैसे होता है। तो हमने देखा कि भाई इस तरीके से स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड होते हैं ये ऐसे छोटे छोटे ऐसे मोती के जैसे प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, समझ में आ गया। न्यूक्लियोटाइड ऐसे प्रेजेंट होते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे किसी माला के अंदर मोती होते हैं ना, वैसे ही एक स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं बीट्स ऑन स्ट्रिंग की तरह। क्या समझ में आई इतनी सी चीज? ठीक है, तो एक को क्या बोलूंगा मैं? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? ऐसे बना सकता हूँ मैं आराम से, सिंपल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है, इतना समझ में आया। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर, देखो ये कितने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, ये इतने सारे न्यूक्लियोटाइड हैं, तो n इंटू न्यूक्लियोटाइड मिलकर पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलेंगे भैया? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक ही चेन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से, ठीक है। तो नोट डाल के छोटा सा लिख लेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे छोटा सा, ठीक है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, जो डीएनए और आरएनए होते हैं, है ना, मेड अप ऑफ व्हाट? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किसके बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब मैनी न्यूक्लियोटाइड। अब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन सिंगल हो सकती है, अगर सिंगल होगी तो मैं बोलूंगा उसको सिंगल स्ट्रैंडेड। क्या बोलूंगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर दो होंगी तो मैं बोलूंगा डबल स्ट्रैंडेड। क्या बोलूंगा? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है।
अगर ऐसे होगा सीधा सा होगा तो मैं बोलूँगा लीनियर, ऐसे सीधा होगा तो मैं बोलूँगा लीनियर, ठीक है। और अगर ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो मैं उसको बोलूँगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। तो बहुत पढ़ेंगे ये आगे हम अभी। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है, ये वाली सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। समझ में आ गया? सिंगल स्टैंड मतलब एक स्टैंड, डबल स्टैंड मतलब दो स्टैंड। या तो ये सीधा हो सकता है, सीधा होगा तो मैं बोलूँगा लीनियर, ठीक है, और सर्कुलर होगा तो सर्कुलर ही बोलूँगा यार, और कुछ थोड़ी बोलूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ, कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो उसके लिए मुझे पूरा पेज चाहिए होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब जो हम चीज देखने वाले हैं, ये जो हमने देखा ना इस तरीके से, ये जो हमने देखा, अब ये न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात करने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो छोटा सा यहाँ पर बता देते हैं, बाकी का अगले पेज पे। नाइट्रोजनस बेस होता है इसमें, इसमें शुगर होती है, और इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस होता है, मैंने बताया था, जैसे कि नाइट्रोजिनस बेस होगा, ठीक है। पेंटोज शुगर होगी, क्या होगी? पेंटोज शुगर होगी, ठीक है। और क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा, नाइट्रोजनस बेस होगी और पेंटोज शुगर होगी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, जैसा कि नाम में पता चल रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ नाइट्रोजन जैसा कुछ होगा, यहाँ पर शुगर होगी, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन। एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पायरिमिडिन। तो प्यूरिन की हम बात करते हैं, प्यूरिन में होते हैं दो, ए और जी, ए जी ओ जी, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन होगा और क्या होगा? ग्वानिन होगा। पायरिमिडिन की बात करेंगे कट से, सी यू टी कट, सी यू टी कट का मतलब साइटिडिन, यूरेसिल और तीसरा है थाइमिन। साइटिडिन, सॉरी साइटिडिन कहाँ से आ गया? ये साइटिडिन तो बाद में आएगा। साइटोसिन, साइटोसिन, सॉरी साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा किस में प्रेजेंट होता है, ये हमें देखना है, ठीक है। ये किसके कंपोनेंट है? डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें से ये दोनों, बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए एंड आरएनए, ये दोनों डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट होते हैं। ये भी डीएनए, साइटोसिन भी डीएनए और आरएनए दोनों में होते हैं, ये कॉमन स्ट्रक्चर है। तो हमसे कोई पूछे कि बताओ ऐसे तीन स्ट्रक्चर जो डीएनए और आरएनए में कॉमन होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। डिफरेंस कहां पर होता है? यूरेसिल में और थाइमिन में। यूरेसिल होता है तुम्हारा आरएनए में और थाइमिन होता है डीएनए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन कि इन डीएनए थाइमिन is present in RNA, यूरेसिल is present, ठीक है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, कुछ तो डिफरेंस होगा ना यार, तभी तो अलग है, ठीक है। फिर ये ना रिंग, मतलब इनकी रिंग होती है, कुछ इनके स्ट्रक्चर में रिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है? रिंग प्रेजेंट होती है। इनकी रिंग कैसी होती है? 9 मेंबर्ड रिंग होती है। कैसी होती है? 9 मेंबर्ड रिंग, 9 मेंबर्ड रिंग, मतलब इनकी रिंग में 9 मेंबर होंगे। कितने मेंबर? 9 मेंबर होंगे, ठीक है। कैसी होगी? डबल रिंग होगी,
कैसी होगी? डबल रिंग का मतलब 2 रिंग होंगी, 2। कितनी होंगी? 2। एक रिंग में 9 मेंबर कभी भी नहीं होते यार, है ना, अनस्टेबल हो जाती है रिंग, पता होगा। डबल रिंग होंगी और इसमें नाइट्रोजन होगा फर्स्ट, नाइट्रोजन एट फर्स्ट, थर्ड, 7 एंड 9th पोजीशन। 1, 3, 7 और 9th पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होते हैं अपने? बोलेंगे एडेनिन और ग्वानिन। यहां पर हम बात करेंगे, ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। इन दोनों की जो रिंग होगी वो 9 मेंबर होंगे, उसमें डबल रिंग होगी, नाइट्रोजन होंगे 1, 3, 7 एंड 9, ठीक है। मैं सिखाऊंगा ये सब कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे नाम पड़ा है इसका, वो सब सीखना है हमें। कितने मेंबर्ड रिंग होती है? 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एट फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो कैसी रिंग होगी? सिंगल रिंग होगी, इसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होती है। अच्छा, 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पर तो नाइट्रोजन है, बाकी सब पर कार्बन होगा। बाकी सब पर क्या होगा? कार्बन होगा। यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर तो नाइट्रोजन है, बाकी सब पर क्या होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अब, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? पेंटोज शुगर की। चलिए पेंटोज शुगर की बात करते हैं। हाँ, तो 2 तरीके की शुगर होती है भाई, मैं थोड़ा इसको इधर करके ऐसे बना लूंगा, ठीक है। एक होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और दूसरी होती है राइबोज शुगर। अब देखो धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आने लगेंगी। एक हो गई डीऑक्सी राइबोज शुगर और हो गई एक राइबोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब होता है कि इसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन होंगे, ठीक है। क्या कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। 5 कार्बन होंगे तो डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O एंड 4। राइबोज शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5। डिफरेंस आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है। इस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से जो राइबोज शुगर होती है वो कैसी होती है? अनस्टेबल। कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव भी हो सकती है। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होने की वजह से राइबोज शुगर कैसी होती है? अनस्टेबल होती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बस एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऑक्सीजन बिल्कुल हेड पर बनाना है, बाकी सारी पोजीशन पर हमें कार्बन बना देना है। ऐसे याद कैसे करेंगे? ऊपर वाले जो ऑक्सीजन है वो ऊपर बनाएंगे, यहाँ पर CH2OH होता है। ऊपर वाले ऑक्सीजन हमने ऊपर बनाए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। और नीचे वाले ऑक्सीजन हमें नीचे बनाने हैं, नीचे वाला ऑक्सीजन नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, तो 5 तो है नहीं इस पे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इसको बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब होगा क्या? पूरा स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, बस यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन और आ जाएगा। तो इसको बनाएंगे, देखो सर पे बिल्कुल ऑक्सीजन बना लेंगे, बाकी की जगह क्या बना लेंगे? ऐसे कार्बन बना लेंगे। कितने मेंबर रिंग है? देखो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, ये वाला 5वां ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर, ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर, ऐसे याद करना, ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर, वरना कंफ्यूजन होता है। और नीचे वाले ऑक्सीजन नीचे, ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर, नीचे वाले ऑक्सीजन नीचे, ऐसे बना लेंगे। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है यार, ठीक है। ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर, नीचे वाले ऑक्सीजन नीचे। मजा आ गया? अरे मजा आ गया कि नहीं आ गया? अरे हाँ कि ना। कार्बन कितने होगा? देखो डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पर है, ऐसे ये नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बीच बीच में, मैं थोड़ा सा हूँ पागल हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो ये बड़ी राज की बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये होती है प्रेजेंट इन डीएनए। किसमें होगी? प्रेजेंट होगी डीएनए में। अरे राज खुल गया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अरे वाह,
डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से ही डीएनए का नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज की वजह से ही डीऑक्सीराइबोज शुगर की वजह से ही डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये किसमें होती है? प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या थी? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो डीऑक्सीराइबोज, 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 क्योंकि इसके पास कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके पास कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर है। अरे हाँ के ना। तो आरएनए जो होता है इस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई अनस्टेबल चीज थोड़ी ना जेनेटिक मटेरियल का काम करेगी यार। भाई कोई चीज अनस्टेबल है, रिएक्ट कर जाएगी आसानी से, तुम उसको जेनेटिक मटेरियल, उसको इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम दोगे क्या? ये किसी बेवकूफ वाली बात हो गई कि यार कोई अनस्टेबल है और मैं उसको अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का काम दे रहा हूँ। एक ऐसी कोई बैंक आई मार्केट में बिल्कुल नई नवेली और मैंने उसमें 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए, तो ये बेवकूफ वाली बात जमा हो गई ना, हो गई ना मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, बेवकूफों वाली बात हो गई ना। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप में होता है अपना फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर काम आएगा जब हम इन सबको आपस में जोड़ेंगे, तो ये इसका होता है। ठीक है, ये फॉस्फोरिक एसिड है और इसमें से जब हम हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? O माइनस और इधर भी O माइनस बचेगा। तब मैं बोलूँगा इसको फॉस्फेट ग्रुप। क्या बोलूँगा? फॉस्फेट ग्रुप। और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एसिडिक होता है। डीएनए और आरएनए कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। ठीक है भाई, कैसे होंगे? एसिड होंगे। नाम में छुपा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। एसिड किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, क्योंकि वो 3 हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है और हाइड्रोजन आयन देने वाला क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। मुझे लगता है ये चीज आपके समझ में आ गई होगी और मैं आपको समझाने में काफी सफल रहा हूं। तो बताइए क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब बोलो। अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। तो इसको नोट करेंगे, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन होते हैं और पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन होता है एडेनिन और ग्वानिन, है ना। एडेनिन और ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पायरिमिडिन होते हैं, CUT कट से याद करेंगे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। डीएनए और आरएनए में दोनों में ये साइटोसिन प्रेजेंट होता है, बट डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है ना। डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा और आरएनए में थाइमिन नहीं होगा, ये चीज याद रखेंगे। फिर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनकी जो रिंग होती है वो 9 मेंबर्ड होती है, 9 मेंबर होते हैं इनकी रिंग में। इनकी जो रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है ना। नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर होता है? देखो नाइट्रोजन बेस तो नाइट्रोजन तो हो गई, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पर, बाकी सारी पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर पायरिमिडिन में नाइट्रोजन जो होता है वो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर होता है, बाकी की पोजीशन पर कार्बन प्रेजेंट होता है। ये एक सिंगल रिंग होती है। फिर हमने बात करी शुगर की, पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5। पेंटोज का मतलब क्या होता है? 5। तो 5 कार्बन होते हैं इसमें। ठीक है, देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और राइबोज शुगर होती है, दोनों में 5 कार्बन होंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला है C5H10O4, इसका फॉर्मूला है C5H10O5। इस एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से जो राइबोज शुगर होती है या जो आरएनए होता है वो अनस्टेबल होता है और एक जेनेटिक मटेरियल का काम नॉर्मली नहीं कर पाता। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से म्यूटेशन कर लेता है। ये आरएनए जो होते हैं वो अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं काफी तेजी से, क्योंकि उनके पास आरएनए होता है। समझ आया? तो ये चीज होती है। तो फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सर पर इसके ऑक्सीजन बनाएंगे, बाकी की पोजीशन पर कार्बन बनाएंगे। ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर बनाएंगे, देखो ऊपर वाले ऑक्सीजन ऊपर बनाएंगे, नीचे वाले ऑक्सीजन नीचे बनाएंगे, नीचे वाले ऑक्सीजन नीचे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बस, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो अच्छा होता है। नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5। ये कहाँ पर होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है, जिसकी वजह से डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है। एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर को राइबोज शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास राइबोज शुगर होती है, और एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पता नहीं कैसी इंग्लिश है।
कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश कर, कोशिश क्या यार, बढ़ी जाते हैं ना, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। तो मैं पानी पी लेता हूँ जरा। और सुनाओ यार, क्या हाल चाल है तुम्हारे, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है नहीं? इतना मुश्किल है नहीं चीज़ें जितना हम बना रहे हैं उसको, है ना? चलो मैं एक छोटा सा अलग से और एक पॉइंट लिखवा देता हूँ नाइट्रोजनस बेस का। नाइट्रोजनस बेस का एक पॉइंट लिखवा देता हूँ, दिख रहा है ना आपको? ये देखो, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं और आरएनए में कौन कौन से होते हैं, बताएंगे? बोलो, अभी बताया था जस्ट। ठीक है, ए, टी, जी और सी। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है आरएनए में, बाकी सब सेम होते हैं। तो देखो यहाँ पर डिफरेंसेस, ऐसे याद करना है। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। आ गई ना? चलिए फिर अब हम बात करेंगे। हमने राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर देख लिया, लेकिन नाइट्रोजनस बेस का तो रह ही गया। अरे नाइट्रोजनस बेस का तो स्ट्रक्चर रह ही गया भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया यहाँ पर। देखो डीएनए नेगेटिवली चार्ज भी होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज भी होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, ये नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं। तो डीएनए एसिडिक तो होता ही होता है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड एसिडिक तो होते ही होते हैं, और उनके पास नेगेटिव चार्ज भी होता है। नेगेटिवली चार्ज भी किसकी वजह से होता है? डीएनए या फिर आरएनए? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। किसकी वजह से? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। तो ये भी एक पॉइंट याद रख लेना, है ना? आगे इंपॉर्टेंस आएगी इसकी, आगे समझ में आएगी। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस। स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस 2 मिनट में आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं कुछ भी, बिल्कुल। बहुत बच्चे डरते हैं इससे, पता नहीं क्यों डरते हैं, मेरे समझ में नहीं आई बात आज तक, है ना? केमिस्ट्री में तो इतने सारे स्ट्रक्चर याद करके बैठे रहते हो, है ना? और बायो में 2-4 भी याद नहीं होते। बहुत बढ़िया बेटे। तो प्यूरिन की बात करते हैं। हमने देखा था प्यूरिन के अंदर डबल रिंग होती है। प्यूरिन में कैसी रिंग होती है? डबल रिंग होती है। ठीक है, 9 मेंबर्ड रिंग होती है। कैसी होती है? 9 मेंबर्ड रिंग होती है। और नाइट्रोजन होता है कहाँ पर? 1, 3, 7 एंड 9 पोजीशन पर। तो मैं रिंग बनाता हूँ, देखो। ठीक है, मैं रिंग बना देता हूँ भाई। तो हम बनाएंगे रिंग। सबसे पहले हमें कार्बन से स्टार्ट करना है। कार्बन बनाना है, फिर एक नाइट्रोजन बनाना है, फिर एक कार्बन बनाना है, फिर एक नाइट्रोजन बनाना है, फिर कार्बन, ये अभी 6 मेंबर ही हो पाए हैं। फिर इस कार्बन से हम जोड़ेंगे नाइट्रोजन को, फिर इस नाइट्रोजन से जोड़ेंगे कार्बन को, फिर इधर से जोड़ेंगे नाइट्रोजन को। ठीक है, और जब नंबरिंग करने की बारी आएगी तो नंबरिंग करेंगे इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब नोटिस करेंगे कि 1, 3, 7 एंड 9th पोजीशन पर क्या आ गए? नाइट्रोजन आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लेने। अल्टरनेट डबल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड छोड़कर अल्टरनेट, ये लगा लिया, ये लगा लिया। अब देखो कार्बन कैसा होता है भाई? कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन एक टेट्रावेलेंट होता है, टेट्रावेलेंसी होती है। ठीक है, तो कार्बन के जहां जहां पर 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वहां पर एक हाइड्रोजन चिपका दो। देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है, यहाँ पर दोनों पर 4 है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन चिपका दो। और जहां पर नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वहां पर भी एक हाइड्रोजन चिपका दो, क्योंकि नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड बनते हैं इसमें। क्या समझ में आ गई चीज? ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। देखो प्रैक्टिस करो मेरे साथ, कई बार बनाकर देखेंगे। ये कॉमन स्ट्रक्चर है। ये है क्या पता है? ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है प्यूरिन, मतलब एडेनिन और ग्वानिन आते थे ना इसमें, एडेनिन और ग्वानिन आते थे। तो एडेनिन और ग्वानिन का इतना स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। एडेनिन का और ग्वानिन का जो कॉमन स्ट्रक्चर है इतना, वो सेम रहेगा बिल्कुल। इसी में कुछ ना कुछ मैं जोड़ूंगा और एडेनिन बना लूंगा, फिर कुछ और जोड़ूंगा, मैं ग्वानिन बना लूंगा। कितनी चीज समझ में आ रही है? तो देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ये फिर इधर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन। भाई 2 नाइट्रोजन इस रिंग में आ रहे हैं, 2 नाइट्रोजन इस रिंग में आ रहे हैं, तो इतना याद रखने की कोशिश करेंगे। इसमें भी देखो पहले कार्बन था, नाइट्रोजन, 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 कार्बन। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा देंगे। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लेंगे, बन गया प्यूरिन रिंग। कौन सी रिंग बन गई?
प्यूरीन रिंग बन गई। ठीक है, क्या बन गई? प्यूरीन रिंग बन गई। अब मैं बनाऊंगा क्या? सबसे पहले क्या बनाएं? एडेनिन बना लें। चलो एडेनिन बना लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे एडेनिन। एडेनिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन का साइंटिफिक नेम जो है, सॉरी जो IUPAC नेम है, उसको बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरीन। अब इस रिंग को क्या बोलूंगा मैं? प्यूरीन। इस रिंग को क्या बोलूंगा? प्यूरीन रिंग बोलूंगा। 6 अमीनो प्यूरीन होता है एडेनिन। तो मुझे इसके 6th पोजीशन पर एमीन ग्रुप जोड़ देना है। कौन सा ग्रुप जोड़ देना है? एमीन ग्रुप जोड़ देना है। NH3 ग्रुप जोड़ देना है सिंगल बॉन्ड से। कुछ नहीं करना, फिर से ये रिंग बनाएंगे। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन। ये जो 6th नंबरिंग करो, फिर से नंबरिंग बार बार करनी है। 1 2 3 4 5 6। 6th पोजीशन पर मैं हाइड्रोजन को हटाऊंगा। ये जो हाइड्रोजन था इसको मैं हटा दूंगा और यहां पर मैं अमीन ग्रुप जोड़ दूंगा। क्या जोड़ दूंगा? अमीन ग्रुप जोड़ दूंगा। और बाकी डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा लूंगा मैं ऐसे। लो, बन गया तुम्हारा एडेनिन। अरे भाई साहब, कितना आसान था यार, कितना ही आसान है भाई। इससे आसान कुछ होगा? 6 अमीनो प्यूरीन, 6 अमीनो प्यूरीन। ठीक है, समझ में आया? क्या किया मैंने? इसको रिंग को पूरा दोबारा से बनाया और मैंने इसके 6th पोजीशन पर अमीन ग्रुप जोड़ दिया। और क्या बन गया मेरा? 6 अमीनो प्यूरीन, जिसको मैं क्या बोलूंगा? एडेनिन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एडेनिन बोलूंगा। फिर दूसरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? ग्वानिन। क्या है? ग्वानिन। इसको मैं बोलता हूं 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या बोलूंगा? 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। तो सेकंड पोजीशन पर अमीन ग्रुप जोड़ना है। सेकंड पोजीशन पर अमीन ग्रुप जोड़ना है और 6 पोजीशन पर मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ऑक्सीजन, वो भी डबल बॉन्ड O से। ऐसे डबल बॉन्ड O से ऑक्सीजन जोड़ देना है। तो चलिए आइए बनाकर देखते हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से बनाओ, अच्छा बनता है यार, ब्लैक से अच्छा चल रहा है। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ऐसे नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन, ऐसे। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड पोजीशन पर क्या जोड़ दूंगा मैं? अमीन ग्रुप। ठीक है, एक मिनट, यहां पर गंदा सा लग रहा है, यहां जोड़ देते हैं इसको। 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। डबल बॉन्ड लगा लेंगे अल्टरनेट। यहाँ पर तो देखो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे, ये वाला पुराना वाला यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4। मैंने क्या किया? डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाया, डबल बॉन्ड O जोड़ा, तो मुझे पुराना वाला बॉन्ड भी तो तोड़ना पड़ेगा, वरना अगर देखो यहाँ पर मैं बॉन्ड लगा दूंगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, तो पुराना बॉन्ड मुझे तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुराने बॉन्ड को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। सेकंड पोजीशन पर अमीन ग्रुप आ गया, 6 पोजीशन पर ऑक्सीजन आ गया, और इसी को हमने बोला 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या इतनी सी बात समझ में आई? बोलेंगे हाँ कि ना। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया ना, तो पायरिमिडिन तो बहुत ही आसान है। पायरिमिडिन की रिंग बनाएंगे। पायरिमिडिन की हमने बात करी थी तो ये सिंगल रिंग था। कैसा था? सिंगल रिंग था, एक ही रिंग होती है इसमें। ठीक है, कितने मेंबर्ड होता है? 6 मेंबर्ड होता है। कितने मेंबर्ड होता है? 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और नाइट्रोजन होती है इसके, नाइट्रोजन एट 1 एंड 3rd पोजीशन। फर्स्ट एंड 3rd पोजीशन पर इसके नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब मैं इसकी रिंग बनाऊंगा। देखो ये जो मैंने रिंग बनाई है ना, इतनी, ये वाली, इतनी रिंग भूल जाओ और इतनी बिल्कुल यहां पर लाके चिपका दो। ये भूल जाओ, 6 मेंबर्ड है ना, तो इसको उठा के यहाँ पे लाके चिपका दो, बिल्कुल सेम रहता है। आओ मैं बनाता हूँ। देखो फिर से सबसे पहले क्या बनाएंगे? बिल्कुल दिमाग, आंखें बंद करके दिमाग में सोचेंगे एक बार। कार्बन, कार्बन होता है। अच्छा, फिर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। बहुत बढ़िया। फिर क्या होता है? कार्बन होता है। फिर क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इस वाले सर पे दोनों, इस वाली साइड पे दोनों कार्बन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लो। कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी कर दो। लो सर कर दी, लो सर कर दी मैंने, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी। ठीक है, लो सर इधर भी कर दी। ठीक है, ये क्या बन गया? पायरिमिडिन रिंग। ये कौन सी रिंग है भाई? पायरिमिडिन रिंग है ये कौन सी रिंग है? पायरिमिडिन रिंग है भाई। मजा आ गया, पायरिमिडिन रिंग सीख गए, प्यूरिन भी सीख गए, दोनों में मजा आ गया हमें तो। ठीक है, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, बार 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 बना बना के देखेंगे, याद हो जाएगा। मैंने कम से कम 50 बार बना के देख लिया होगा ये अब तक, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो बार बार बनाते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसा करो, किसी किसी अपने क्लास के कमजोर बालक को पकड़ो और उसको पढ़ाओ बैठा कर। आप देखना इतना
इतना क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट, और आपकी जहां कमियां हैं वो भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जो चीज आप समझा नहीं पाओगे तो समझ जाना कि मेरे से ठीक से नहीं आती, मुझे इसको ठीक से और पढ़ने की जरूरत है। तो पढ़ाकर भी हम चीजों को सीख सकते हैं। समझ में आया? इस पर मैं वीडियो कभी अलग से निकालूंगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, कि मैंने कैसे इस चीजों को पढ़ाने में और कैसे अप्लाई किया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े। ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, इसकी नंबरिंग का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पर नंबरिंग ऊपर से नीचे हो रही थी, यहाँ पर नीचे से ऊपर होगी, यहाँ पर नीचे से कहाँ होगी, ऊपर होगी। ठीक है, ये सही। अब जगह नहीं बची तो मुझे अगले पेज पर स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। आगे बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास 3 स्ट्रक्चर थे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। भाई पायरिमिडिन के 3 ही तो स्ट्रक्चर थे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, इतना हमने देख लिया। हम सबसे पहले याद करेंगे यूरेसिल का स्ट्रक्चर के बारे में। यूरेसिल का नाम होता है 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन। 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन मतलब इसके पास 2 ऑक्सीजन ग्रुप होंगे। डाई का मतलब क्या होता है, 2, और इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड O। तो सेकंड पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर मुझे डबल बॉन्ड O करके ऑक्सीजन जोड़ देना है। किसके, पायरिमिडिन रिंग के। किसके, पायरिमिडिन रिंग के। तो पायरिमिडिन रिंग बनाओ, पहले पायरिमिडिन रिंग बना लो। कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ऐसे। ठीक है, नंबरिंग कर लो। ऊपर से नीचे करी थी, यहां पर कहां से कहां करते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर। 1 2 3 4 5 6। अब पहले क्या करो, डबल बॉन्ड मत जोड़ो, पहले ना सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सीजन जोड़ दो। तो सेकंड पोजीशन ये है, डबल बॉन्ड O। इसका रीजन मैं बताऊंगा मैंने ऐसे क्यों किया है। देखो, जब तुम अगर पहले ही डबल बॉन्ड बना देते तो यहाँ पर पहले से ही 3 बॉन्ड होते और 2 और बना देते तो 5 हो जाते, तो स्ट्रक्चर गलत हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, यहाँ पर भी नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। नाइट्रोजन का यहाँ पर एक बना देंगे ऐसे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का एक बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। कार्बन के कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ये ध्यान में रखना है और बनाते चले जाना है स्ट्रक्चर। तो 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन को बोलते हैं यूरेसिल। ये याद करेंगे। इसको चुटकी में बनाना सिखाता हूं, देखो अभी आओ। ठीक है, सिखा दें, बोलो। देखो हम क्या करेंगे, यूरेसिल के 5th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, और इसको बोलेंगे 5th पर मिथाइलेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, 5th पोजीशन पर मिथाइलेशन। मिथाइल तो सबको पता है, CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं। CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है पहले पूरा, जैसे का वैसे जैसा है बिल्कुल वैसे ही, है ना। देखो बिल्कुल सेम टू सेम बना दो। डबल बॉन्ड, देखो कार्बन पहले तो वही बनाना है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। अब तक तो याद हो गया होगा, मैंने इतनी बार बना दिया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। अब मैं नंबरिंग कर लूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 यहाँ पे और 6। और 5th पर मैं कौन सा ग्रुप जोड़ दूंगा, मिथाइल ग्रुप। क्या जोड़ दूंगा भाई, मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगा, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था उसको बना दूंगा। इस वाले हाइड्रोजन की जगह मैंने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। क्या समझ में आया? इसको मैं क्या बोलता हूं, थायमीन बोलता हूं। क्या बोलता हूं भाई, थायमीन बोलता हूं। अरे हाँ के ना यार, है बोलो। और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 5 मिथाइल यूरेसिल भी तो बोल सकता हूँ। अरे ये तो पूरा यूरेसिल है ना, ये पूरा यूरेसिल है इतना, और ये 5th पोजीशन पर मिथाइल आ गया। तो देखो इसमें कहाँ डिफरेंस आया, यहाँ पर 5 मिथाइल यूरेसिल, यहाँ स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, अब मुझे साइटोसिन बनाना है। मुझे क्या बनाना है, साइटोसिन बनाना है। क्या बनाना है भाई, साइटोसिन। तो मैं क्या करूंगा, 4th पर एमिनेशन कर दूंगा। 4th पर क्या कर दूंगा, एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब होता है मैं NH3 ग्रुप जोड़ दूंगा 4th पोजीशन पर। मैं 4th पोजीशन पर क्या करूंगा, NH3 ग्रुप जोड़ दूंगा। अब देखते हैं, देखो क्या करना पड़ेगा मुझे। जब यहाँ पर मुझे NH3 जोड़ना है तो पहले इसको हटाना पड़ेगा, पहले इस वाले ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही है? 4th पे एमिनेशन, NH3 नहीं NH2 ग्रुप जोड़ेंगे हम।
कौन सा ग्रुप जोड़ेंगे, NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के फिर कितने हो जाएंगे वरना 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो फोर्थ पर एमिनेशन देखिए, तो बना लेंगे कार्बन, फिर से वही कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, इतना। इस वाले दोनों ऑक्सीजन को, इस वाले ऑक्सीजन को हटाओ, बॉन्ड को तोड़ दो और NH2 ग्रुप जोड़ दो। यहाँ पर क्या कर दो, NH2 ग्रुप जोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो भाई, NH2 ग्रुप जोड़ दो। अच्छा, मैंने प्यूरिन में भी शायद गड़बड़ कर दिया बॉन्ड बनाने में, है ना। यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, NH2 कर लेंगे, NH2 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, NH2 कर लेंगे। वो थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो गया, सॉरी बच्चों, NH2। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो था ही पहले से, और ये रहा। बॉन्ड समझ में नहीं आ रहे ये मत कहना यार, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड, कार्बन के 4 बॉन्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, जैसे मान लो नाइट्रोजन के कहीं पर 2 रह जाते हैं, तो हाइड्रोजन ऐड कर देना और 3 बॉन्ड बना देना उसके। तो ये हमने क्या देख लिया, बोलो बोलो, ये हमने देख लिया साइटोसिन। ठीक है, नंबरिंग कर लेंगे इसकी भी। ठीक है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको नाम के लिखेंगे, नाम बता दो। 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। ठीक है, ये नाम। तो आई होप आपके ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या समझ में आ गई, बताएं हाँ कि ना। अगर आ गई तो बजाओ ताली। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट और समझा दूं, फिर कल को हम लिंकेज शुरू कर लेंगे। बताओ, छोटा सा कंसेप्ट है वो मैं बता देता हूँ, एक बार इसको देख लो और फिर एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे पायरिमिडिन रिंग का स्ट्रक्चर याद कर लेना है। पायरिमिडिन रिंग का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मुझे यूरेसिल याद करना है, 2,4 डाईऑक्सो पायरिमिडिन। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन आ जाएगा, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें फिफ्थ पर मिथाइलेशन कर दूंगा, मतलब फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगा। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दूंगा। तो देखो याद कैसे करेंगे, मिथाइल में थाई आ रहा है, थाई, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, थाई आ रहा है, तो मिथाइल थाइमिन, मिथाइल में क्या जोड़ेंगे, सॉरी थाइमिन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, मिथाइल, थाइमिन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, मिथाइल, थाइमिन मिथाइल, मिथाइल थाइमिन, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, थाइमिन बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 5 मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यूरेसिल का, और ये क्या हो गया, मिथाइल। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम साइटोसिन बनाने के लिए क्या करेंगे, फोर्थ पर अमीन ग्रुप जोड़ देंगे, और 2 पे तो ऑक्सो है ही पहले से, तो फोर्थ पर अमीन ग्रुप जोड़ने के लिए पहले मुझे इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। तो फोर्थ पर मैं अमीन ग्रुप जोड़ दूंगा, NH2 ग्रुप जोड़ दूंगा। क्या करूंगा, NH2 ग्रुप जोड़ दूंगा, और वो क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। क्या समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक और अच्छे कंसेप्ट की, अपने बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, जिसको हम बोलेंगे पहला न्यूक्लियोसाइड। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड, जहां पे लिख देता हूं मैं, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, यही एक पेज में मैं सबको समझा दूंगा। ठीक है, तो जब हम नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को ऐड करते हैं, नाइट्रोजनस बेस को और शुगर को जब जोड़ते हैं एक साथ, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। इतना समझ में आया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर जब जोड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जब तीनों जुड़ जाएंगे तो बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। टाइड मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, टाइड मतलब टी आ गया ना तो 3, टाइड मतलब 3, है ना। थोड़ी बकवास सी बात है बट याद कर लेना ऐसे। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप हम बोल सकते हैं, तो फिर नाइट्रोजनस बेस और शुगर को क्या बोल दिया मैंने, न्यूक्लियोसाइड, और फॉस्फेट ग्रुप, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा।
समझ में आया। अब नाइट्रोजनस बेस को जोड़ते चले जाओ। देखो पहला, सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं हम। सबसे पहला है अगर, तो उसको बोलेंगे हम, चलो एडेनिन ले लेते हैं और शुगर ले लेते हैं डीऑक्सीराइबोस। पहले दो तरीके की शुगर थी ना, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। तो पहले मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एडेनिन लूंगा और शुगर ले लिया मैंने डीऑक्सीराइबोस, ये वाला, ठीक है। डीऑक्सीराइबोस शुगर लिया तो मैं बोलूंगा, अब जो स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लियोसाइड उसको बोलूंगा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या बोलूंगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। देखो नाम में छुपा हुआ एडिनिन, एडिनिन सिन, निन सिन, ऐसे याद रखेंगे। या फिर हम इस, ये क्या होता है, एडिनिन क्या होता है? पायरिमिडिन होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे, पायरिमिडिन। डीऑक्सी किसके लिए आया? शुगर के लिए आया। दूसरा हम बात करेंगे ग्वानिन की। ग्वानिन को डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जोड़ेंगे तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। समझ में आ गया। फिर तीसरा देख लो, साइटोसिन है। तो साइटोसिन के साथ जोड़ेंगे तो डीऑक्सी साइटोसिन नहीं होगा, साइटिडिन हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन। साइटिडिन क्यों बोला? क्योंकि साइटोसिन क्या है? एक पायरिमिडिन है, ठीक है। क्या है? पायरिमिडिन। तो डिन आ गया यहाँ से, पायरिमिडिन का डिन आ गया यहाँ पर। अरे सही है यार, आसान सी चीज है। हो सकता है पहली बार में पढ़ रहे हो तो अजीब लगे, बट एक दो बार पढ़ना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। किसी इंसान से जब हम पहली बार मिलते हैं तो अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, लेकिन जब वो हमारे साथ 5-6 दिन रहने लगता है, हफ्ता भर हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, फिर देखो कैसे गालियां बकते हो तुम एक दूसरे को। तो तुम इसको भी क्या करो, थोड़ा कई बार पढ़ो तो याद हो जाएंगी चीजें, है ना, यूज टू हो जाओगे इससे। तो इसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सी, जैसे इसको साइटोसिन बोल, साइटिडिन बोला, इसको थाइमिडिन बोल देंगे, डीऑक्सी थाइमिडिन, ठीक है। क्या समझ में आ गया इतना? अब देखो ये क्या है भाई, ये हो गया पूरा न्यूक्लियोसाइड। ये क्या, इसको इन, ये सब क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोस शुगर की बात हो गई, अब हम राइबोस शुगर की भी बात कर लें, ठीक है। किसकी बात कर लें? राइबोस शुगर की बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ से जो शुगर जोड़ूंगा मैं, वो कौन सी जोड़ूंगा? राइबोस शुगर। सब में राइबोस शुगर आने वाली है। और यहाँ से अब हम जोड़ेंगे, अब हम ये किसकी बात कर रहे थे? ये डीएनए के अंदर होते हैं ये सब कुछ। अब जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? आरएनए की बात करेंगे। आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोस शुगर, ठीक है। ये किसकी बात थी? डीएनए की। ये आरएनए की होगी, लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एडेनिन की। एडेनिन प्लस राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, अब डीऑक्सी आएगा ही नहीं, यहाँ से डीऑक्सी हटा दो भाई, डीऑक्सी राइबोस शुगर थी तभी तो डीऑक्सी लगा रहे थे, तो ये आ जाएगा एडिनोसिन। ग्वानिन आ जाएगा, बस राइबोस शुगर, तो ग्वानोसिन। क्या बोलेंगे? ग्वानोसिन, ठीक है। साइटोसिन, साइटोसिन प्लस, तो क्या लिख देंगे इसको? साइटिडिन, खाली साइटिडिन। डीऑक्सी हटा दो सब में से बस। और यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, तो इसको बोल देंगे यूरिडिन। क्या बोल देंगे? यूरिडिन बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे भाई? यूरिडिन बोल देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब देखो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ मुझे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप। क्या जोड़ दूंगा मैं? फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। मुझे क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना है अभी। तो जब मैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा इसके साथ, तो मैं इसको बोलूंगा डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनो फॉस्फेट। मैं क्या बोलूंगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक ही फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा है। तो इसको शॉर्ट में लिखूंगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डैम्प। अगर मैं दो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो मैं बोलूंगा DADP, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर मैं 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो मैं बोलूंगा DATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मैं दूसरा, देखो दूसरा क्या जोड़ दूं, बताओ जल्दी बताओ। डीऑक्सी ग्वानोसिन के साथ में जोड़ूंगा फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे लिख लेना खुद से। तो डीऑक्सी एडिनोसिन के साथ जब मैं फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो वो कहलाएगा डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनो, एक ही फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो मोनो फॉस्फेट। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा? डी, डीऑक्सी, डीऑक्सी का डी,
गुआनोसिन का G, मोनो का M, फॉस्फेट का P, तो डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो DGDP, डीऑक्सी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, DGDP, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगा तो। बाकी के तुम्हें करने हैं होमवर्क, ये खुद से करके दिखाने हैं। फिर भी मैं RNA का बता देता हूँ, यहाँ का बता देता हूँ। चलो एक ये बाकी के जो 2 बचे ना, ये वाला डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, ये खुद कर लेना। क्या हो जाएगा पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो डी CMP, DCDP, DCTP ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एडिनोसिन, एडिनोसिन प्लस फॉस्फेट, एक ही ग्रुप जोड़ूंगा फॉस्फेट ग्रुप का, एक ही जोड़ूंगा, एक ही फॉस्फेट। तो मैं बोलूंगा एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो देखो अभी आंखें खुलेंगी तुम्हारी, AMP, एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा तो AMP, 2 जुड़ेंगे तो ADP, 3 जुड़ेंगे तो ATP। मजा आ गया। दूसरा करते हैं भाई साहब, आओ चलो यूरेसिल का करके दिखा देते हैं। यूरिडिन, ये क्या था, यूरिडिन। यूरिडिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो यूरिडिन, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। इसको लिखेंगे UMP। 2 जुड़ेंगे तो UDP, 3 जुड़ेंगे तो UTP। अरे वाह, बाकी के 2 होमवर्क करने, बाकी के 2 होमवर्क करने। यहाँ पर क्या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया? न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि भाई नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जोड़ दो, तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस को, शुगर को, और जब हम फॉस्फेट ग्रुप को, तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। टाइड का मतलब 3, टाइड को 3 से याद कर लेंगे, टाइड 3, टाइड 3, ऐसे। समझ में आ गया कैसे कैसे बनते हैं? बहुत आसान सी चीज है यार, कंसेप्ट पढ़ लो बस, फिर समझ में आने में कोई टाइम नहीं लगता है हमारे। तो मुझे लगता है मैं समझाने में आपको समर्थ रहा। ठीक है, मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझा दी। बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है भाई, है ना, लगातार बोलना पड़ता है, गला सूख जाता है, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि जिससे कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो यार देखो, नोट्स बनाओ बैठकर, और बस नोट्स बनाते रहो और मज़े करते रहो। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, और कोई भी अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लो मुझसे, है ना, या तो मुझे मैसेज कर दो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको पेज दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना सारे। रुक जाओ, मैं स्टार्टिंग से दे देता हूँ। देखो फर्स्ट पेज ये था, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट रोक कर, नीचे का भी ले लो। ठीक, ले लिया, चलिए इसका ले लेना। ये लो, ठीक, ये भी हो गया। इसके बाद कौन सा था भाई, इसमें हमने ये देखा था, हाँ ये था, पेपर कई सारे हो गए। चलिए ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए, अच्छा ये पहले देना था क्या, सॉरी। गड़बड़ होगी, लो ये ले लो। ठीक, नेक्स्ट टाइम पर जब हम आएंगे तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लीजिए, ले लेंगे इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप एंड तक आए हैं तो आप हैं एक वॉरियर, और जो एंड तक नहीं आया, अब उसके बारे में क्या ही कहें यार, है ना, बाद में रोएगा बैठ के। चलो ठीक है, बाय। हंसते रहो इसकी तरह, ठीक है। बाय।